विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग। संविधान के भाग 17 में थे, राजभाषा पर थे, राजभाषा के संबंध में पढ़ रहे थे। जब राजभाषा के संबंध में पढ़ रहे थे तो यानी हिंदी के संबंध में पढ़ रहे थे। ठीक है, थोड़ा सा कुछ पॉइंट बता दूं। सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्र भाषा का दर्जा दिए जाने का विचार रखने वाले गुजरात के महान कवि कौन थे? श्री नर्मद जी थे। किसी पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन कि सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिए जाने का विचार जो रखा वो एक संत ने रखा जिनका नाम था नर्मद जी। महान कवि श्री नर्मद जी कहाँ के थे? गुजरात के थे। कहाँ के थे? और जो बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने 1918 में हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में घोषित किया था। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में घोषणा की थी किन्होंने? बाल गंगाधर तिलक जी ने, लोकमान्य 1918 में, यानी अपनी मृत्यु से 2 साल पहले, मृत्यु से 2 साल पहले उन्होंने बोल दिया था कि हिंदी क्या है? राजभाषा है। ठीक है, अच्छा जी। अंग्रेजी भाषा 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी मेघालय, मिजोरम और नागालैंड की क्या है? राजभाषा है। भाई 8वीं अनुसूची में कहीं पर भी हमें इंग्लिश नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी क्या है? मेघालय, मिजोरम और नागालैंड की क्या है? राजभाषा है। दूसरा, भारतीय राज्यों में जो उर्दू है वो केवल जम्मू कश्मीर की थी, अब तो वो यूनियन टेरिटरी बन गई। 2, एक बन गया जम्मू कश्मीर, दूसरा हो गया क्या? लद्दाख। ठीक है, एक थोड़ा शास्त्रीय भाषाओं के बारे में पता होना चाहिए आपको। क्लासिकल भाषाएं क्या होती हैं? तो 2004 में शास्त्रीय अकादमी जैसी संस्थाओं की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा प्राचीन साहित्यिक परंपराओं का संरक्षण और संवर्धन करने के उद्देश्य से कतिपय भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेजेस घोषित किया गया। अब तक कुल 6 भाषाओं को, कितनी? 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। सर्वप्रथम 2004 में तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। किसको? 2004 में तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। तमिल, कंबन ने लिखी है तमिल रामायण। किसने लिखी है? एक रामायण भी है तमिल रामायण। ठीक है, कंबन, ऋषि कंबन ने लिखी है। तो तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया 2004 में। उसके बाद 2005 में संस्कृत को, इसको, अब देखो क्या होगा कि जब क्वेश्चन आएगा ना, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो आप सबसे पहले संस्कृत को कराओगे, इसको, लेकिन सबसे पहले तमिल है, दूसरे नंबर पे संस्कृत है, तीसरे नंबर पर तेलुगु है और कन्नड़ है। तेलुगु और कन्नड़ क्या है? तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पर मलयालम है। तो ये भी पता होना चाहिए कि तेलुगु कहाँ बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है। मलयालम केरला में बोली जाती है। ठीक है, मलयालम भगवान शिव के डमरू से निकली हुई भाषा कौन सी है? मलयालम। ठीक है, भगवान परशुराम के फरसे से निकली हुई भूमि कौन सी है? केरल। ये क्वेश्चन बने हुए हैं, मैं कोई मेथोडोलॉजी नहीं सिखा रहा हूं आपको, ऐसे क्वेश्चन बने हैं। और उत्तराखंड में मेथोडोलॉजी से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। ये भी पूछा कि वो जो मथनी थी ना समुद्र मंथन में, कौन किस पर्वत को रखा गया? मंदराचल पर्वत को। ये भी पूछा रस्सी कौन था? वासुकी नाग। ऐसा क्वेश्चन पूछा। पहले सबसे पहले क्या निकला? हलाहल विष निकला। ठीक है, तो जब मंथन करोगे तो सबसे पहले जहर ही निकलेगा। कहां पर करोगे मंथन? अब समुद्र मंथन करने की जरूरत नहीं है, मन में मंथन करोगे तो सबसे पहले जो विष आपके मन में है ना वो निकलेगा। मंथन ये करना है कि यार हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो सबसे पहले वो विष निकलेगा कि यार जो लोग बोलते थे ना कि नहीं हो सकता, वो गलत था, वो विष है, वो निकल जाएगा। बोलेंगे आप पढ़ना ही तो है, क्या करना है? फिर पढ़ोगे, फिर कई रत्न निकलेंगे उसमें, है ना? ठीक है, तो कहां तक पहुंचे हम? फिर उसके बाद तेलुगु, कन्नड़, मलयालम हो गया। फिर उड़िया। भाई फिर क्या है? उड़ीसा की जो भाषा है उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की भाषा, द्रविड़ परिवार की भाषा ब्राहुई है। कौन सी है? ब्राहुई है, जो पश्चिमी एशिया बलूचिस्तान की भाषा है। आईएएस में पूछा गया भाई, 1994 में पूछ लिया गया क्वेश्चन। कौन सी? पश्चिमी एशिया बलूचिस्तान की भाषा ब्राहुई। तो शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? आंसर ब्राहुई है। ठीक है,
भविष्य में इसके प्रावधानों को लेकर विवाद ना हो, इसके लिए भारत सरकार ने वर्ष 2006 में नए प्रावधान की घोषणा करते हुए तय किया कि वही भाषा शास्त्रीय भाषा में सम्मिलित होगी जो कम से कम 1500 से 2000 वर्ष पूर्व की ऐतिहासिक हो, साहित्यिक ग्रंथों एवं वक्ताओं की प्राचीन परंपराएं हो और साहित्यिक परंपरा का उद्भव दूसरी भाषाओं से ना हुआ हो, दूसरी भाषाओं से ना हुआ हो। शास्त्रीय भाषा बन जाने के बाद केंद्र उस भाषा पर शोध एवं विकास के लिए अनुदान देता है। क्या देता है? ग्रांट्स देता है, अनुदान देता है। इसके लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इससे संबंधित पेशेवर पीठ की स्थापना की जाती है तथा उस भाषा से संबंधित 2 गणमान्य व्यक्तियों को पुरस्कार दिए जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। ठीक है, तो क्लासिकल भाषा का दर्जा मिलने के बाद क्या होगा ये अंत में बता दिया मैंने। साथ में ये बता दिया कि 6 भाषाएं याद करनी है आपने। पहले नंबर पे तमिल याद करनी, दूसरे नंबर पे संस्कृत, तीसरे नंबर पे तेलुगु कन्नड़, चौथे नंबर पर मलयालम, 5वें नंबर पर उड़िया। क्योंकि हमने तेलुगु और कन्नड़ दोनों को एक साथ पढ़ा, अब अगर गिनती संख्या में देखें तो 6 हैं। ठीक है, लेकिन तेलुगु कन्नड़ को एक साथ क्या किया गया था? 2008 में क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया था। और मैं आपको यह भी बता दूं कि यूपीएससी उस जमाने में क्वेश्चन पूछती थी कि हाल ही में किसको क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है। यूपीएससी के पैटर्न चेंज हुए हैं, पेपर परीक्षा पूछने का जो तरीका है वो चेंज हुआ है। अब इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है यूपीएससी। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि भाषा संबंधी अन्य उपबंध जो दिए गए हैं संविधान में वो कहां कहां पर दिए गए हैं। तो संविधान में भाषा विषयक उपबंध जो है भाग 17 के अतिरिक्त अनुसूची 8 में, कहां पर? 8वीं अनुसूची में, अनुच्छेद 29 में, अनुच्छेद 30 में, 120 में और आर्टिकल 210 में भी दिए गए हैं, तो 8वीं अनुसूची बता दूं पहले कि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं को रखा गया है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। इस अनुसूची में आरंभ में कुल 14 भाषाएं थी। 21वें संविधान संशोधन से सिंधी भाषा को जोड़ा गया 1967 में। फिर यहां से क्वेश्चन बनेगा, पहले कितनी भाषाएं थी? 14। मूल संविधान में मतलब जो अनुसूची थी आपकी 8वीं अनुसूची, उसमें कितनी भाषाएं थी? 14। 15वीं भाषा के रूप में किसे जोड़ा गया? सिंधी को। किस संविधान संशोधन से? 21वें संविधान संशोधन 1967 से। फिर 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसको 71वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, यानी 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। उसके बाद 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2003 द्वारा 92वां यानी 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 द्वारा बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। बोडो बता दिया मैंने, असम है ना। बोडो, संथाली, संथाल परगना झारखंड, मैथिला, मिथिला, नरेश जनक की भूमि, माता सीता की भूमि है ना, बिहार, और डोगरी आपकी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो डोगरी, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो 3 संविधान संशोधन याद करने आपने, 21, 71, 92, 21, 71, 92 और 3 पैटर्न पे 3 जगह पे भाषाएं, सिंधी, दूसरे पैटर्न पे मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, चौथे पे बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। क्लियर हो गया? ऐसा करके याद करना है। 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। फिर ठीक है, 96वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल उड़िया भाषा का नाम परिवर्तित करके ओडिया कर दिया गया। पहले उड़िया बोलते थे, अब उसको ओडिया बोलते हैं। अंग्रेजी संघ की सहायक राजभाषा मेघालय, मिजोरम, नागालैंड की राजभाषा है, किंतु 8वीं अनुसूची के तहत शामिल नहीं है। इंग्लिश नहीं है भाई, 8वीं अनुसूची में इंग्लिश नहीं है। इस प्रकार प्रमुख प्रादेशिक भाषा राजस्थानी व भोजपुरी को भी इसमें स्थान नहीं दिया गया है। राजस्थानी की भी जो लिपि है वो देवनागरी है। क्या है? देवनागरी है। तो कभी राजस्थान जाना, वहां के गाने सुनना, वहां की बोली सुनना, मतलब जो बात कर रहे होंगे तो आपको लगेगा कि यार उत्तराखंड और वहां की बराबर लगभग एक जैसी है, तब समझ में आएगा। इसीलिए बोला जाता है कि जो उत्तराखंड में जो आए लोग वो कहाँ से आए? राजस्थान और मालवा से आए। कहाँ से आए? राजस्थान और मालवा। ठीक है, उसके बाद भाषा, लिपि आदि का संरक्षण यानी प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एटसेट्रा। आर्टिकल 29 मूल अधिकार है। आर्टिकल 29 क्या है? सबसे पहले एक चीज ध्यान रख देना भाई, एक आर्टिकल 29 और एक आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 में जो अल्पसंख्यक हैं वो कौन से अल्पसंख्यक हैं? भाषा, लिपि और संस्कृति के अल्पसंख्यक। भाषा, लिपि और
ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में, इसलिए ध्यान देना। 29वें में जो आर्टिकल 29 है मूल अधिकार है, उसमें भी अल्पसंख्यक लिखा हुआ और 30 में भी अल्पसंख्यक लिखा हुआ, लेकिन अल्पसंख्यक होने का आधार जो है दोनों में अलग अलग है। 29 में अलग है, 30 में अलग है। 29 में भाषा, लिपि और संस्कृति, भाषा, लिपि और संस्कृति के आधार पर जो अल्पसंख्यक है उनके लिए है, और आर्टिकल 30 में धर्म या भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक है उनके लिए है। तो आर्टिकल 29 पढ़ के दे रहा हूं मैं। आर्टिकल 29 के तहत भारत के नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति, विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। साथ ही यह प्रावधान किया गया है कि राज्य द्वारा पोषित या सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश से किसी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 29 में 4 शब्द और याद करने हैं आपने, धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा। धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा। यहाँ पर लिंग नहीं लिखा गया है, जन्म स्थान नहीं लिखा गया है। यहाँ पे क्या लिखा? धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा। आर्टिकल 30 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के लिए बोलता है, एस्टेब्लिशमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो आर्टिकल 30 के तहत धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है, तथा यह प्रावधान किया गया कि ऐसी शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में राज्य द्वारा धर्म या भाषा के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ता है मूल अधिकारों को, एक एक शब्द को तोल कर पढ़ना पड़ता है। किसके आधार पर? धर्म या भाषा के आधार पर विभेद नहीं करेगा राज्य। क्या अन्य आधारों पर कर सकता है? हाँ, कर सकता है, लेकिन धर्म और क्या भाषा के आधार पर विभेद नहीं करेगा, क्योंकि ये जो अल्पसंख्यक है ये धर्म और भाषा वाले अल्पसंख्यक। किस वाले हैं? अगला, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 120 आर्टिकल 120 के अनुसार संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु यथास्थिति लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा का राज्यसभा का सभापति किसी सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, उसे उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। कभी सदन की कार्यवाहियां देखना, ट्रांसलेटर लगे होते हैं, कोई व्यक्ति तमिल में बोल रहा, तेलुगु में बोल रहा, तो उसको हम हिंदी में या इंग्लिश में क्या कर सकते हैं, सब सीट पर होता है आपके, ठीक है। तो जो वो बोल रहे हैं वैसे तो समझ में आएगा नहीं, तो उसका ट्रांसलेशन आप तुरंत क्या कर सकते हो, सुन सकते हो, अगर आप सांसद हो तो, ठीक है। अगला, राज्य विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर। राज्यों के विधानमंडलों का कार्य अपने अपने राज्यों की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु यथास्थिति विधानसभा अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तो 15 वर्ष की अवधि के बाद अंग्रेजी भाषा का लोप किया जा सकेगा। आर्टिकल 210 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? 210 में। तो कुल मिला के ये है 120 और 210 जो है वो ये बोलते हैं कि 120 जो बोलता है वो सांसद को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति देता है, मतलब अनुमति देता है मतलब लोकसभा अध्यक्ष देगा अनुमति या राज्यसभा का सभापति देगा। और 210 बोलता है कि राज्य विधानमंडल में यानी विधानसभा अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अनुमति देगा, तो वो अपनी मातृभाषा में क्या कर सकता है, बोल सकता है। बस यही है। क्लियर हो गया? थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि भाषा को बढ़ावा देने के लिए कुछ संस्थान है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। वो कहाँ से बनते हैं? एक मुझे बोलेगा आपसे, भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है? मैसूर कर्नाटक में है। कहाँ पर है? भारतीय भाषा संस्थान मैसूर कर्नाटक में है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? वर्धा महाराष्ट्र में है। वर्धा शिक्षा सम्मेलन महात्मा गांधी से संबंधित है, ठीक है। तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ? वर्धा महाराष्ट्र में है। अगला, अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ है? नई दिल्ली में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली में। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ है? तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय कहाँ है? हैदराबाद में है। शास्त्रीय तमिल केंद्रीय संस्थान कहाँ है? चेन्नई तमिलनाडु में है। और केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? आगरा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? तो ये आपने याद करना है। बाकी मैं पेपर प्रैक्टिस दूंगा, उसमें आपने देखना है कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है।